वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज के इस सेशन में लुसेंट बायोलॉजी का वन लाइनर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मेरा मानना है कि आपका जितना क्वेश्चन का स्टोर रहेगा, जितना क्वेश्चन आप तैयारी कीजिएगा, उतना ही आपका जीके पावर बढ़ेगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुने और यदि कोई गलत हो या कोई एरर हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क किए थे, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रेविनस। जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अगेन अरस्तु। अरस्तु द्वारा जीवों को कितने जगत में बांटा गया था? 2 जगत में, जंतु जगत और वनस्पति जगत में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण व्हिटकर किए हैं 1969 ईस्वी में। एक कोशिकीय जीव जो जंतु और एवं पादप के बीच स्थित है, वो जीव है यूग्लिना। जंतु और पादप के बीच जो स्थित है उसे यूग्लिना कहते हैं। कवक में पोषण कैसे होता है? कवक में पोषण अवशोषण के द्वारा होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मानव का वैज्ञानिक नाम किसने दिया? मानव का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस ने दिया। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किए। 1839 में पुरकिंजे द्वारा जीव द्रव का नामकरण किया गया। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव। जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। जीव द्रव का 99% भाग किससे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव का 99% भाग ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो ऑक्सीजन 76% है, कार्बन 10.5% है, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो अकार्बनिक 81 और कार्बनिक 19। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है कोशिका, सेल। कोशिका के विभाजन को क्या कहा जाता है? कोशिका के विभाजन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक किए 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्लाइडेन एवं स्वान। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाने वाला कोशिका भित्ति है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लकेन की बनी होती है। कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। तारक काय की खोज किसने की? सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बॉबेरी। तारक काय केवल
किस कोशिका में पाया जाता है? तो तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में तारककाय नहीं पाया जाता है। दो तरह के कोशिका होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में तारककाय पाया जाता है। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण तारककाय करता है। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है को क्या कहते हैं? इन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। राइबोसोम को सर्वप्रथम पादप कोशिका में किसने देखा था? राइबोसोम को सर्वप्रथम पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने देखा था 1953 ईस्वी में। जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम जी.ई. पैलाडे ने देखा 1955 ईस्वी में। राइबोसोम का नामकरण किसने किया? राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट ने किया। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होती है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रदर्भ जलिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन किए हैं 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया। बेंडा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अनगिनत होती है, अनिश्चित होती है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक डीएनए में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय की खोज किसने की? गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की है। कोशिका के अणु के यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधक गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन शर्करा और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण से बनता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज सी.डी. दुबे ने की। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? यहाँ एंजाइम है जो कि गलत टाइप हो चुका है, एंजाइम होगा तो 24, आंसर होगा 24। 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम पाया जाता है तो आंसर होगा नहीं। स्तनधारियों में मैमेलिया ग्रुप में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। वर्णी लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट और हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। कोशिका की निर्जीव रचना क्या है? कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। गुणसूत्रों में जेली के समान गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रों में जेली के समान जो गाढ़ा भाग होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे, 2 महीन एवं कुंडलित सूत्र को क्या कहते हैं? तो इसे क्रोमोनीमाटा कहते हैं। वंशागति के वाहक किसे कहते हैं? तो वंशागति का वाहक होता है जीन।
डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया? डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन जेडी वाटसन और क्रिक किए हैं। जेडी वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? डबल हेलिक्स मॉडल के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये कब मिला? 1962 ईस्वी में। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित कौन करता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? डीएनए। डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई क्या है? तो आंसर होगा जीन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए की इकाई है जीन। आरआरएनए क्या होता है? आरआरएनए यह राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए क्या है? इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए क्या है? इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यह केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा 1855 ईस्वी में। कोशिका विभाजन कितने तरह से होते हैं? तो कोशिका विभाजन 3 तरह से होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अमीटोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस कहते हैं। तो कोशिका विभाजन 3 तरह से, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिका में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन अविकसित कोशिका में होता है, जैसे अमीबा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल और प्रोटोजोआ। समसूत्री विभाजन को सबसे पहले जंतु कोशिका में किसने देखा? तो समसूत्री विभाजन को सबसे पहले जंतु कोशिका में वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा। वाल्थर फ्लेमिंग कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन का नाम माइटोसिस किसने दिया? वाल्थर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था सबसे छोटी होती है? समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है पश्चावस्था, जिसे इंग्लिश में एनाफेज कहते हैं। यह 2 से 3 मिनट में हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम नाम मेयोसिस किसने दिया? तो मेयोसिस नाम देने वाले हैं फार्मर और मुर्रे 1905 में, 1905 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया? अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने किया। अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन किसने किया? आंसर होगा स्ट्रासबर्गर। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिका में होती है? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है। अर्धसूत्री विभाजन में एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है? तो एक पेरेंट सेल टूटकर 4 डॉटर सेल में बदलते हैं। आंसर हो जाएगा 4। वैसे अंग जो देखने में असमान परंतु मूल रचना तथा भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। आंसर होगा समजात अंग। इसके उदाहरण है सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगले टांग, मनुष्य का हाथ। ये सब समजात अंग के उदाहरण हैं। ऐसे अंग जो देखने में समान परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं तो इसे समरूप अंग कहते हैं। समरूप मतलब देखने में समान लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन और मूल रचना में भिन्न होता है, उसे समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा के बाल, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कर्ण पल्लव। मनुष्य में लगभग कितना अवशेषी अंग पाया जाता है? मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाया जाता है। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन है?
प्रकाश संश्लेषण जीव है साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? तो पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। यहाँ सरीसृप आंसर सही है। जल स्थल चर जीवों का विकास कैसे हुआ है? तो जल स्थल चर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग का विकास किससे हुआ है? स्तनी वर्ग का विकास सरीसृप से हुआ है। स्तनी मतलब मैमेलिया ग्रुप, जिसमें मनुष्य भी आता है। स्तनी वर्ग। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। लैमार्क का सिद्धांत उनकी किस बुक में प्रकाशित हुई है? लैमार्क का सिद्धांत जो है उनकी फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित की गई है। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को टोंटोलॉजी कहते हैं। पुरावशेष के महान अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो पुरावशेष के महान अन्वेषक चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन किस जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किए थे? चार्ल्स डार्विन बीगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किए थे। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होती है क्या कहलाती है? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। आनुवंशिकी संबंधी किस पौधे का प्रयोग किया गया था? तो आनुवंशिकी संबंधी मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसने दिया? ये तीनों नियम ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया। सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किसने किया? जेनेटिक्स नाम का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन किए हैं 1905 ईस्वी में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसेन 1909 ईस्वी में। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। और जीवधारी के आनुवंशिक लक्षण, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। लिंग सहलगनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया? मॉर्गन 1910 ईस्वी में। गुणसूत्रों का नामकरण किसने किया? गुणसूत्रों का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। गुणसूत्रों के बाहर यदि कोशिका द्रव के कोशिका अंगों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्रों के बाहर यदि कोशिका द्रव कोशिका अंगों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दी? जीन की आधुनिक विचारधारा एस बेंजर ने दी। मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव के शरीर में 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ये था भाग 1 कंप्लीट लुसेंट बायोलॉजी का भाग 1। दूसरा जल्द ही लाएंगे। थैंक यू।